शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे। जबलपुर से मिल रही है बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। 3 साल बाद नर्सिंग की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 15 मई से प्रदेश भर में नर्सिंग छात्रों की परीक्षाएं शुरू होंगी। 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रदेश भर में 181 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के चलते 3 सालों से परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, लेकिन अब राहत भरी खबर है नर्सिंग छात्रों के लिए। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए 30 साल बाद नर्सिंग की परीक्षाएं आयोजित होंगी। 15 मई से प्रदेश भर में नर्सिंग छात्रों की परीक्षाएं शुरू होंगी। 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे और प्रदेश भर में 181 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नर्सिंग छात्रों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। राहत भरी खबर है और 3 साल बाद नर्सिंग की परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं। तो 3 साल बाद नर्सिंग की परीक्षाएं आयोजित होंगी। नर्सिंग के छात्रों के लिए राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। तो 15 मई से प्रदेश में नर्सिंग की परीक्षाएं शुरू होंगी और संवाददाता दुर्गेश साहू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे छात्र, 3 साल बाद अब परीक्षाएं आयोजित होने वाली है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल ऋतु, एक बहुत बड़ी राहत उन लाखों छात्रों के लिए जो नर्सिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की सोच रहे थे, लेकिन फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका और पिछले 3 सालों से वो केवल और केवल परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। और अब मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जो है वो 15 मई से यानी कि कल से मध्य प्रदेश में नर्सिंग छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 181 परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश भर में बनाए गए हैं। पहली पारी में जो है हम यूं कह सकते हैं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो 2020-21 का सत्र था, उसके बाद बीएससी थर्ड सेमेस्टर जो 19-20 का सत्र था और इसके साथ साथ एमएससी नर्सिंग जो 20-21 का सत्र था, इसकी परीक्षाएं होंगी और इसमें तकरीबन पूरे प्रदेश भर से 30,000 जो है नर्सिंग छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। बड़ी राहत रहेगी उनकी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि साल 2020-21 के छात्र भी परीक्षा नहीं दे पाए थे और इस साल 2024 चल रहा है। तो ऐसे में अब धीरे धीरे जब परीक्षाएं आयोजित होंगी, इनके कोर्स कंप्लीट होंगे, तो ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1 से 2 सालों में तमाम परीक्षाओं का जो सत्र बिगड़ा हुआ था वो पटरी पर आ जाएगा। सभी छात्रों की परीक्षा हो जाएंगी और उनके हाथ में उनकी डिग्रियां, उनका डिप्लोमा होगा। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक ही मसला गया था, जहां पर रोक रख गई थी। उसके बाद सीबीआई जांच हुई, फिर तमाम कॉलेज जो है वो फर्जी पाया गया, उन मापदंड के अनुरूप नहीं पाए गए। फाइनली कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी परीक्षाओं के लिए और अब आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जो है परीक्षाएं आयोजित करा रहा है। बिल्कुल दुर्गेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो 3 साल बाद अब नर्सिंग छात्रों की परीक्षाएं होने जा रही हैं। निश्चित तौर पर अच्छी खबर छात्रों के लिए साबित होगी। आगे बढ़ेंगे। देश भर में बीजेपी की चुनाव कैंपेन संभालेंगे मध्य प्रदेश के नेता। सीएम मोहन यादव यूपी और दिल्ली में चुनावी हुंकार भरेंगे, तो इधर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली और वीडी शर्मा यूपी में प्रचार करेंगे। यूपी के हमीरपुर में जनसभा और दिल्ली में सीएम का रोड शो है। दिल्ली में जनसभा, महिला सम्मेलन और दलित सम्मेलन में पूर्व सीएम शिवराज शामिल होंगे, तो इधर हमीरपुर में सीएम के साथ वीडी शर्मा भी चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब मध्य प्रदेश के नेता यूपी सहित अन्य राज्यों में चुनावी प्रचार करेंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं और चुनावी प्रचार में जुटे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं इससे पहले सीएम मोहन यादव कितनी बार उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। तो यूपी को भा रहे हैं मोहन। आजमगढ़ पहुंचे 13 फरवरी को। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में उन्होंने सभा की, फिर उसके बाद 3 मार्च को लखनऊ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। 15 अप्रैल को मैनपुरी में मुख्यमंत्री ने प्रचार किया और उसके बाद 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के अमेठी पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और चुनावी प्रचार किया। और फिर 3 मई को बदायूं संभल पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और चुनावी प्रचार किया है। तो लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं और चुनावी प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग ने अंतिम आंकड़े जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में चौथे चरण में कुल 71.72% मतदान हुआ। 2019 से 4% कम मतदान हुआ। 2019 में 8 सीटों पर 75% मतदान हुआ था। चौथे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज कितना गिरा, किस सीट पर, ये देखिए इंदौर के आंकड़े। इंदौर में 2019 में जहां 69.3% मतदान हुआ तो ये गिरकर
60% के लगभग आ गया, यानी कि 8.78% यहाँ मतदान गिरा। खंडवा में 2019 में 76.09% मतदान हुआ था, जो 2024 में घटकर 70.72% हो गया। खरगोन में 2019 में 77% के लगभग मतदान हुआ, जो 2.03% घटकर 75.79% पर पहुंचा। मंदसौर में 2019 में 77% से ज्यादा मतदान हुआ था, जो 3% घटकर 74% के आसपास पहुंचा। और रतलाम में 2019 में 75% से ऊपर मतदान हुए थे, लेकिन 2024 में घटकर 72% के ऊपर मतदान हुआ। लगभग 2% मतदान यहां भी गिरा। उज्जैन में 2019 में 75% के आसपास मतदान हुआ था, जो घटकर 2024 में 73.03% पर पहुंच गया। तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर देखिए, देवास में 79% के लगभग मतदान हुआ था, जो घटकर 74% के आसपास पहुंचा। तो निर्वाचन आयोग ने अंतिम आंकड़े जारी कर दिए हैं और सीट वाइज भी आपको हमने दिखाया कि किस सीट पर कितना मतदान हुआ और 2019 के मुकाबले कितना मतदान प्रतिशत घटा है इस बार चौथे चरण के मतदान में। तो मध्य प्रदेश में चौथे चरण का मतदान खत्म हो गया है और इसी के साथ मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई है, जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने सभी कलेक्टर्स और निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी है। लोकसभा चुनाव की चौथे चरण की आज की वोटिंग मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा में जो हुई है, मेरी जो जानकारी में लाएगा कि हमारा लगभग 71% से ऊपर का एवरेज 8 लोकसभा का आया है। निर्वाचन से जुड़े सभी पक्षों को मैं बधाई देना चाहूँगा। शांतिपूर्वक निर्वाचन हुआ है, खासकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी की थी। सभी राजनीतिक दल को भी मैं बधाई देना चाहूँगा जिनने अपनी अपनी भूमिका अदा की। सभी मतदाताओं का भी आभार मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये निर्वाचन का आज का जो रिकॉर्ड बना है, इस प्रकार का प्रेम सदैव बनाए रखे। मेरी अपनी ओर से आप सबका आभार, बधाई। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। चौथे चरण में 1717 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इन 96 लोकसभा सीटों में से 40 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 3 चरणों की तुलना में यहाँ की वोटिंग प्रतिशत में सुधार आया। इन 8 सीटों की 18 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और ऐसे में बढ़ता वोटिंग प्रतिशत किसे फायदा पहुंचाएगा, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में गिरता वोटिंग प्रतिशत राजनीतिक दलों के लिए चिंता की लकीर था। पहले चरण में 67.75% वोटिंग हुई। दूसरे चरण में स्थिति और खराब हुई और वोटिंग प्रतिशत गिरकर 58.59% हो गया। वहीं तीसरे चरण में 66.75% मतदान हुआ, लेकिन चौथे चरण में वोटिंग प्रतिशत शाम 6 बजे ही 71% पहुँच गया। अचानक से चौथे चरण में वोटिंग प्रतिशत क्यों बढ़ा है? मध्य प्रदेश में इसके कई सारे कारण हैं। दरअसल 3 चरण में वोटिंग गिरने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में लंबा मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोटिंग बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। चौथे चरण में आदिवासी सीटें होने के कारण वोटिंग बढ़ी है। दरअसल मध्य प्रदेश में सालों से ये ट्रेंड रहा है कि वोटिंग प्रतिशत आदिवासी बहुल में ज्यादा देखने को मिला है। इस बार भी 8 सीटों पर हुए चुनाव में यही देखने को मिला है। खास बात यह है कि इन 8 सीटों पर 8 ऐसे जिले आते हैं जहां आदिवासी लोगों की संख्या ज्यादा है, जिनमें अलीराजपुर 88.97%, झाबुआ 87%, बड़वानी 69.42%, धार 55.94%, खरगोन 38.98%, खंडवा 35.04%, बुरहानपुर 30.36% और रतलाम 28.16% शामिल है। अब सवाल बनता है कि इन आदिवासी वोटर्स का किसको फायदा मिलेगा? तो इसका जवाब है कि यहाँ की 18 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन बीजेपी इनके ऊपर लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके वो इन इलाकों पर अपनी पकड़ बनाए। इसलिए पीएम मोदी ने भी झाबुआ का दौरा किया था। छत्तीसगढ़ के आदिवासी सीएम विष्णुदेव साय भी एमपी आए ताकि आदिवासी वोटर्स को अपने पक्ष में किया जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान एनडीए में शामिल सभी पार्टियों के लीडर्स मौजूद रहेंगे। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, 20 केंद्रीय मंत्री, यूपी सरकार के मंत्री और कई सांसद विधायक भी शामिल होंगे। इससे पहले पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पहुंचे। 5 पंडितों ने उन्हें गंगा पूजन कराई। आपको दिखाते हैं नामांकन से पहले पीएम मोदी की गंगा
आरती की ये 3 तस्वीरें, गंगा पूजा की ये 3 तस्वीरें देखिए। पीएम का स्वागत किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा पूजन की और गंगा आरती भी की है। नामांकन से पहले मां गंगा की पूजा करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पहुंचे और बता दें कि कुछ ही देर बाद नामांकन भी दाखिल करेंगे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल कर चुके हैं और करने वाले हैं, माफ कीजिएगा, और नामांकन दाखिल करने से पहले पूजा कर चुके हैं। गंगा आरती भी पीएम ने की है। जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए दशाश्वमेध घाट पहुंचे पीएम मोदी और पीएम मोदी ने यहां गंगा पूजन की, गंगा आरती की और पीएम का स्वागत भी किया गया आज। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी कुछ ही देर बाद नामांकन भी दाखिल करेंगे। कई मुख्यमंत्री, यूपी सरकार के कई मंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में आज पीएम मोदी अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। जबलपुर सेंट्रल जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जेल के अंदर गैंग वॉर हो गया। ये झगड़ा तब हुआ जब सेंट्रल जेल में प्रदेश के 2 कुख्यात बदमाश छोटू चौबे और संजय सारंग का आमना सामना हुआ, जिसके बाद दोनों जानी दुश्मन एक दूसरे पर टूट पड़े। इस लड़ाई में दोनों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए। इसी दौरान संजय सारंग ने छोटू चौबे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले के बाद आनन फानन में जेल प्रशासन ने छोटू चौबे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और आला अधिकारियों को घटना की खबर दी। अब दोनों बदमाशों के खिलाफ जेल मैनुअल के मुताबिक मुकदमा दर्ज होगा। तो जेल प्रशासन ने अधिकारियों को इसकी सूचना दी। अब जेल मैनुअल के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। चौथे चरण का मतदान खत्म हो गया है और एमपी की सभी 29 सीटों पर भी मतदान हो चुका है। चौथे चरण में कैसा रहा मतदान, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से खास बातचीत की विस्तार न्यूज ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर ने। मध्य प्रदेश में चुनाव का चौथा चरण संपन्न हुआ। इसके साथ ही जो कोशिशें दिखाई दे रही थी, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या चुनाव आयोग हो, कि मतदाता बूथ तक पहुंचे, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आंकड़ों की क्या स्थिति है शाम 6 बजे तक, ये जानेंगे अनुपम राजन जी से। क्या स्थिति है सर, आंकड़े क्या कहते हैं? 6 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से जो मतदान का परसेंटेज है स्टेट में इन 8 संसदीय क्षेत्रों में वो 71.72 है। लेकिन ये आंकड़े अभी अंतिम नहीं है, इसमें थोड़ा परिवर्तन होगा। यदि हम इसको संसदवार क्षेत्रवार देखते हैं तो देवास में ये प्रतिशत है 74.86, उज्जैन में है 73.03, मंदसौर में है 74.50, रतलाम में है 72.86, धार में है 71.50, इंदौर जहां सबसे कम मतदान हुआ वो है 60.53, खरगोन जहां सबसे ज़्यादा मतदान हुआ इनमें 8 में 75.79 और खंडवा में 70.72। सर, पहले 2 चरण और बाद के 2 चरण अंतर साफ है? जी, पहले 2 चरण में मतदान कम हुआ था, 2019 की तुलना में कम हुआ था। 3rd और 4th फेज में बेहतर मतदान हुआ है। तौर पर स्थितियां कंट्रोल में रही? कोई विवाद, कोई इस तरह की स्थिति, कोई आरोप प्रत्यारोप जो कि आमतौर पर लगते ही हैं, वैसी कोई स्थितियां? नहीं, मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसको मैं कहूँ कि गंभीर प्रकृति की घटना थी और जिसके कारण मतदान रोकना पड़ा या मतदान बाधित हुआ या गंभीर विवाद हुआ हो, ऐसी कहीं कोई घटना नहीं थी। तो ये थे अनुपम राजन जी जो बता रहे थे कि आमतौर पर जो है मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने की कोशिशें साकार हुई और मतदान भी शांतिपूर्ण रहा। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। ग्रामीण अंचलों में जल संकट, इन दिनों जल संकट का खतरा बना हुआ है। लोग बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं। जल संकट को लेकर प्रशासन और सरकार तो सख्त है, लेकिन सख्ती कागजों तक ही सिमटी है। मैहर में 3 बड़े सीमेंट प्लांट हैं जिन्होंने अपने प्रभावित ग्रामों में सरपंचों को पानी वितरण का कार्य सौंपा है। उसके बाद भी लोगों को जल समस्या से निजात नहीं मिल रही है। ग्वालियर में जन्मदिन की पार्टी में 2 दोस्तों में विवाद हो गया। पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में विवाद हुआ। विवाद में 2 युवकों ने हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में विवाद हुआ और विवाद में 2 युवकों ने हवाई फायरिंग भी की। संवाददाता अनिल गौर फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है?
पार्टी में दो दोस्तों के बीच में ये विवाद हुआ है और बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ था। विवाद के दौरान दो युवकों ने हवाई फायरिंग की थी और अवैध, सबसे खास बात यह है कि इनके दोनों जो हवाई फायरिंग किए इन युवकों ने, उन पर अवैध हथियार थे। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जब इस बात की जानकारी पुलिस को मिली तो दोनों युवक, जो फायरिंग करने वाले दोनों युवक हैं, उन पर मामला दर्ज कर लिया है और ये मामला निर्मल बाटका कोटेश्वर मंदिर का है। जी बिल्कुल अनिल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और वाराणसी आपको सीधे लिए चलेंगे क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने वाले हैं, जहां से हमारे सहयोगी जगह जगह पर तैनात है, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ देर पहले पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की थी, मां गंगा घाट पर पूजा की और अब थोड़ी देर में काल भैरव मंदिर जाएंगे। मेरे सहयोगी विष्णु मौजूद हैं। विष्णु, क्या जानकारी आपके पास है, कितनी देर में पीएम कहां पहुंचने वाले हैं, क्या अपडेट? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आप काल भैरव मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए देख पा रहे हैं और ये जी तो आपको बता दें, काल भैरव मंदिर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोग यहाँ उमड़े हुए हैं, सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं इसलिए कि अपने नेता को एक बार देख सकें, अपने प्रधानमंत्री को एक बार देख सकें। और यही वो गेट है जहां से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नामांकन के लिए, नामांकन करने से पहले काशी के कोतवाल से परमिशन लेने के लिए इसी काल भैरव मंदिर में पहुंचे हैं। और यहाँ पूजा अर्चना के बाद, वो अनुमति मिलने के बाद यहाँ से वो निकलेंगे और इसके बाद कचहरी जाएंगे, यहाँ पर उनका नामांकन भरा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए पीएम का काफिला तो पहुंच चुका है काल भैरव मंदिर। विष्णु, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए फिर से कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं काल भैरव मंदिर। जी विष्णु, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो बताइएगा, क्योंकि आज नामांकन में कई राज्यों के सीएम शामिल होने वाले हैं। कौन कौन पहुंच चुका है वाराणसी, क्या जानकारी है विष्णु? जी, अभी यहाँ पर 2-3 राज्यों के सीएम पहुँच चुके हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी मंदिर में लगभग 1-1.5 घंटा पहले पहुँच चुके थे। वो सारी तैयारियों का जायज़ा ले रहे थे, जहाँ और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं यहाँ पर। यहाँ से अनुमति लेने के बाद उनका नामांकन दाखिल होगा। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी जो व्यवस्था है, वो पूरी व्यवस्था यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के और तमाम तरीके का जो आयोजन किया जाता है वो पूरा। जी बिल्कुल विष्णु, बताते रहिए। वहां पर देखिए भीड़ है, वहां पर भीड़ है, वहां कार्यकर्ताओं का हुजूम है और सभी उत्साह से भरपूर हैं आज, क्योंकि आज पीएम मोदी तीसरी बार नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। वहां जो लोग मौजूद है, अगर उनसे आप बातचीत कर पाए तो उनसे भी बात करने की कोशिश करिएगा विष्णु। जी, अभी यहाँ पर इतनी भीड़, अभी आपको मुकेश जी ने दिखाया है यहाँ पर किस तरीके से भीड़ है, लोग पूरे डटे हुए हैं। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ भीषण गर्मी है, गर्मी में कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद लोगों के उत्साह में भी कोई कमी नहीं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। जी तो देखिए, तस्वीरें देखिए कि लोग घर की छतों पर चढ़े हुए हैं, जहां जिसे जगह मिली है वो वहां खड़ा हुआ है और इंतजार कर रहा है पीएम मोदी का। गर्मी तेज है, लेकिन इसी गर्मी के बीच उत्साह, जोश लोगों में भरपूर है। और जिस तरह से पीएम मोदी के प्रति लोगों की दीवानगी देखने को मिलती है, लोगों में उत्साह देखने को मिलता है। रोड शो में भी हमने देखा कि भीड़ कैसे जुटी हुई थी पीएम की झलक पाने के लिए। और काल भैरव मंदिर पहुंचे हैं पीएम मोदी, तो ये देखिए जिसे जहां जगह मिली है, धूप ना देखते वहां पर खड़ा हुआ है। लोगों से बातचीत करिएगा विष्णु। किस तरीके से इतनी गर्मी में लोग जो है कि छतों पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। और ये पूरी भीड़, ये पूरा रास्ता जो है कि जाम है, लोगों से पटा हुआ है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे। मुकेश जी, पीछे की वो तस्वीर दिखाइए, वो आंटी जी जो वहाँ खड़ी हैं, आप सोचिए कि वो कहाँ, कैसे वहाँ तक पहुँची होंगी, लेकिन उनके मन में जो उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने का, वो झलक, वो उत्साह के लिए जो आप देखिए किस तरीके से वो कहाँ पर पहुंची हैं। उनके साथ बाकी लोग भी वहाँ पर खड़े हुए हैं। ये उनके दाहिने तरफ दिखाइए मुकेश जी, किस तरीके से लोग कहाँ
कैसे इंतज़ार कर रहे हैं। और ये लोग, ये इंतज़ार अभी का नहीं है, लगभग बीते 5 से 6 घंटों पहले से आकर के लोग यहाँ डटे हुए हैं। और अभी भी लोग एक झलक पाने के लिए अभी प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर के अंदर प्रवेश किए हैं, यहीं से वापस निकलेंगे और उसी वापसी में एक झलक के लिए फिर से लोग जो है कि यहाँ पर तैयार हैं। बिल्कुल हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो देखिए, आज पीएम के नामांकन में कई राज्यों के सीएम शामिल होंगे और ये भी आप देखिए, लगातार पीएम मोदी का काफिला, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। काल भैरव मंदिर पहुंच गए हैं पीएम मोदी। लोगों का उत्साह, लोगों की भीड़ मौके पर नजर आ रही है। और आप साफ टीवी स्क्रीन पर ये भी देखिए कि कौन से राज्य के सीएम शामिल होने वाले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पीएम मोदी के नामांकन में शामिल हो रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे पीएम के नामांकन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहेंगे। और देखिए, माणिक सिन्हा जो कि त्रिपुरा के सीएम हैं, वो भी पीएम के नामांकन में शामिल होने जा रहे हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में पीएम मोदी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे नामांकन के दौरान। इसके साथ ही आपको बता दें, 18 कैबिनेट मंत्री, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई और मंत्री शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नामांकन में शामिल होंगे और मध्य प्रदेश के सीएम के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सीएम, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी नामांकन में शामिल हो रहे हैं। कुछ ही देर बाद पीएम मोदी नामांकन भरने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भी मौजूदगी रहेगी और हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल काल भैरव मंदिर में पहुंचे हैं पीएम मोदी और काल भैरव मंदिर के बाद आपको बता दें, पदाधिकारियों से मुलाकात और नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री तीसरी बार है जब पीएम मोदी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तीसरी बार वाराणसी सीट से लोकसभा के प्रत्याशी बने, 2 बार पीएम बन चुके और अब तीसरी बार ये मौका। और हर एक तस्वीर वाराणसी से सबसे पहले आपको दिखा रहा है विस्तार न्यूज। काल भैरव मंदिर के बाहर की तस्वीर देखिए कि व्यवस्थाएं सुरक्षा की किस तरह से की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है पीएम की सुरक्षा को देखते हुए, लेकिन इसी बीच मौके पर कई लोग मौजूद हैं और ये लोग इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी की एक झलक पाने का कि जब काल भैरव मंदिर से बाहर निकलेगा पीएम का काफिला, तो पीएम को अभिवादन करने के लिए, पीएम से मिलने के लिए ये लोग इतनी कड़ी धूप में मौके पर मौजूद हैं। रोड शो में भी देखा, लोगों का उत्साह दिखाई दिया। और आज पीएम मोदी जब दशाश्वमेध घाट पहुंच रहे थे और इसके साथ ही जब पीएम मोदी, अब इनका पीएम का काफिला काल भैरव मंदिर में पहुंचा है, लोगों की भारी भीड़। ये 2 तस्वीरें आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं। देखिए, पहले ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं काल भैरव मंदिर के बाहर की तस्वीर, और दूसरी तस्वीर देखिए पीएम मोदी जब दशाश्वमेध घाट पहुंचे। पीएम मोदी ने मां गंगा की पूजा की, विधि विधान से पूजा, और उसके बाद गंगा आरती भी पीएम मोदी ने की है। श्री काल भैरव मंदिर के बाहर लोगों का उत्साह और जोश और ये आवाज पीएम निकल रहे हैं काल भैरव। जी विष्णु। जी, और काल भैरव की अनुमति लेकर के अब आप देखिए, बिल्कुल मुकेश जी आपको तस्वीरों में दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीछे अमित शाह बैठे हुए हैं और अमित शाह अभी प्रधानमंत्री के अंदर जाने के बाद, दर्शन के बाद अमित शाह निकले हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ से अभी निकल रहे हैं काल भैरव मंदिर से। और यहाँ से निकलने के बाद वो कलेक्ट्रेट जाएंगे जहाँ पर आज प्रधानमंत्री का बनारस से नामांकन दाखिल होना है। जी, रास्ता कैसे खुल गया है? और अभी प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर में ही हैं। पूजा अर्चना के बाद जो है कि वो वहाँ से निकलेंगे और तब तक आप ये तस्वीरें देखिए, ये रंग देखिए, लोगों का ये उत्साह देखिए कि किस तरीके से भरी गर्मी लोग खड़े हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एक झलक देखने को मिल जाए। उसी एक झलक के लिए लोग सुबह से यहाँ पर आकर के खड़े हुए हैं। और जहाँ तक मुकेश जी आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहाँ तक लोग मौजूद हैं। रास्तों में बीच में कुछ हिस्से जो सुरक्षा के लिहाज से उनको जिन इलाकों को खाली करवाया जाता है, उन इलाकों के अलावा तमाम जगह लोग घरों पर, छतों पर, हर जगह लोग किसी न किसी तरीके से जुगाड़ लगा करके यहाँ पर जो है कि पहुँचे हुए हैं ताकि एक झलक प्रधानमंत्री की देखने को मिल जाए उनको। बिल्कुल विष्णु, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। तो देखिए, पीएम मोदी अभी काल भैरव मंदिर में ही मौजूद हैं और ये काफिला पीएम मोदी का पहुंच चुका है मंदिर में और लोग भी इंतजार कर रहे हैं पीएम के बाहर निकलने का। और इसके बाद
तीसरी बार नामांकन दाखिल करेंगे पीएम मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से। तो बता दें आज दिन की शुरुआत हुई गंगा पूजन की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दर्शन करके मंदिर से निकल चुके हैं। अब इंतजार है पीएम मोदी का, जब पीएम मोदी निकलेंगे मंदिर से वो तस्वीर भी विस्तार न्यूज सबसे पहले आपको दिखाएगा। मेरे सहयोगी विष्णु मौके पर मौजूद है। विष्णु, अगर लोगों से बातचीत आपकी हो पाई हो, बात कर पाए अगर आप, तो उनसे जरूर बात करने की कोशिश करिएगा। जानिए कब से इंतजार कर रहे हैं, धूप कड़ी है लेकिन उत्साह भरपूर। खड़े रहिए भाई, खड़े रहिए। जी ऋतु, हमने अभी तो लोगों से बात कर पाना देखिए संभव नहीं है क्योंकि 0 पॉइंट हुआ है और तमाम जो वीआईपी मूवमेंट है उसके चलते सब लोगों को जो जहां पर है वहीं पर रोक दिया गया है। आपको कुछ ही समय में हम यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल भैरव मंदिर से निकलने की तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाएंगे और साथ ही साथ ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से नारे लग रहे हैं। अगर आपको मेरे पीछे से ये आवाज़ें सुनाई दे रही हों, आप देखिए इन लोगों को, ये लोग यहाँ खड़े हैं। सुरक्षा व्यवस्था तमाम तरीके की होने के बाद भी लोग इतने ज़्यादा उत्साह में हैं कि लोग यहाँ आगे आ जा रहे हैं। उस घेरे को, एक राउंड के घेरे को ज़रूर लोगों ने यहाँ पे उसको क्रॉस किया है और लोग सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री की एक झलक देखने को मिल जाए, सिर्फ इसीलिए लोग इतनी गर्मी में, ये भीषण गर्मी जिसको कहा जाए, इस भीषण गर्मी में यहाँ पर डटे हुए हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी काल भैरव मंदिर से अब निकले हैं और यहाँ से निकलने के बाद कचहरी जाएंगे जहाँ पर नामांकन दाखिल होगा। ये देखिए तस्वीरें देखिए और यहाँ पीछे लोगों का हुजूम देखिए किस तरीके से। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए पीएम मोदी का काफिला निकल चुका है काल भैरव मंदिर से और अब पीएम मोदी पहुंचेंगे नामांकन दाखिल करने, जहां कई मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में पीएम मोदी नामांकन दाखिल करेंगे। पहले गंगा पूजन, गंगा आरती और उसके बाद काल भैरव मंदिर पहुंचे पीएम मोदी और काल भैरव मंदिर में पहुंचकर पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की और अब पूजा करने के बाद सीधे रवाना हो चुका है पीएम मोदी का काफिला। ये तस्वीर सीधी लाइव आप तक पहुंचा रहा है विस्तार न्यूज। वाराणसी की तस्वीर देखिए आज, क्योंकि आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ का दिन बेहद खास है। आज काल भैरव मंदिर में पूजा करने पीएम मोदी पहुंचे और ये देखिए विस्तार न्यूज आपको लिए चल रहा है उसी मंदिर की ओर जिस मंदिर में पहुंचे थे पीएम मोदी, अभी उसी मंदिर की ओर आपको लिए चलते हैं। मेरे दो सहयोगी में विष्णु मौजूद है मौके पर और लगातार आप तक ये तस्वीर पहुंचा रहे हैं। तो देखिए ये उसी मंदिर की ओर जा रहा है विस्तार न्यूज जहां पहुंचे थे अभी पीएम मोदी और काल भैरव मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की थी। उसके बाद अब नामांकन दाखिल करने पीएम मोदी जा रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें तीसरी बार है जब वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सबसे पहले लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है विस्तार न्यूज। वाराणसी से सीधी लाइव तस्वीर आप देखिए और ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर ये उस मंदिर की है, उस मंदिर की ओर लिए चल रहा है आपको विस्तार न्यूज जहां पर पीएम मोदी अभी पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर कलेक्ट्रेट की तस्वीर जहां इंतजार हो रहा है पीएम मोदी का। दोनों ही तस्वीरों में आपको लोग नजर आ रहे होंगे जो इंतजार कर रहे थे पीएम मोदी का। पहली तस्वीर आप देखिए, काल भैरव मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उसी मंदिर की ओर विस्तार न्यूज की टीम बढ़ रही है जहां पीएम मोदी पहुंचे। लोगों ने काफी इंतजार किया और अब कलेक्ट्रेट पर इंतजार हो रहा है पीएम मोदी का, जहां पीएम मोदी तीसरी बार नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो 2014 से 2024 तस्वीर काफी बदली, लेकिन लोगों के उत्साह में भी बदलाव हुआ, लोगों का उत्साह बढ़ा और इसके साथ ही खास बात यह कि यहाँ वोट शेयर भी 2009 से अब तक लगभग दुगना हो चुका है और तीसरी बार पीएम मोदी नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। वाराणसी वो लोकसभा सीट है जहां से 2014 से अब तक सांसद हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीसरी बार अब वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दर्ज करने पहुंच रहे हैं। तो आज का ये नामांकन बेहद खास होने वाला है। आखिरी चरण में वाराणसी लोकसभा सीट पर मतदान होगा जिसके लिए नामांकन आज पीएम मोदी दाखिल करने जा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको वाराणसी से दिखा रहा है विस्तार न्यूज और सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे जब नामांकन करेंगे पीएम मोदी, वो भी आपको दिखाएंगे क्योंकि कई मुख्यमंत्री, कई दिग्गजों की मौजूदगी में पीएम मोदी आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो देखिए काशी आज पूरी तरह से सजी हुई है और काशी के इसी मंदिर में, काल भैरव मंदिर में अभी पीएम मोदी भी पहुंचे थे। पहले गंगा पूजन और उसके बाद काल भैरव मंदिर पहुंचे पीएम मोदी और इसी मंदिर में पूजा कर अब देखिए कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हो चुका है पीएम का काफिला और बस कुछ ही देर बाद ये काफिला कलेक्ट्रेट पहुंच जाएगा। कुछ ही मिनटों का इंतजार है और कुछ ही मिनट बाद वो तस्वीर आपके सामने होगी।
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कलेक्ट्रेट यहाँ कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं और ये देखिए ये तमाम लोग यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री का जो गाड़ी है वो आगे निकल गई है और कलेक्ट्रेट बस कुछ ही देर में पहुंचेंगे। सारे जो प्रस्तावक हैं वो पहले से पहुंच गए हैं और जो मंत्री नेताएं हैं, जो अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं वो सब पहुंच गए हैं। तो ये पूरा काफिला आप लाइव देख रहे हैं। यहाँ विस्तार न्यूज आपको विस्तार से बनारस दिखाने का वादा किया था, ये सब कुछ आप देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं यहाँ की प्रधानमंत्री जो है यहाँ से अब गुजर गए हैं। पहले वो गंगा घाट गए, वहाँ पर दशाश्वमेध गंगा में गंगा की पूजा अर्चना की विस्तार से और फिर उसके बाद वो अब यहाँ ये देखिए ये कलेक्ट्रेट कचहरी है। इस तरफ दुर्गेश जरा दिखा दीजिए और यहाँ से अब वो गुजर गए हैं। भारी भीड़ है, प्रधानमंत्री मोदी जहाँ से जा रहे हैं एक झलक देखने के लिए बनारस में ये समझिए कि पूरी भीड़ उमड़ पड़ी है। और अभी ये जो तस्वीर है, अभी प्रधानमंत्री यहाँ से निकले हैं और जो लोग हैं अभी भी यहाँ खड़े हैं। तो एकनाथ शिंदे हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, या फिर चंद्रबाबू नायडू हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, हरदीप पुरी हो, केंद्रीय मंत्री हो, वो तमाम लोग जो आ जाइए, चले जाइए, सामान्य चलते टहलते रहिए भाई। ये तो सभी लोग जो है यहाँ पहुंचे हैं और अभी यहाँ से जो काफिला गुजरा है और ये सड़क में चलते चलते दिखाऊंगा। जरा इधर आइए, ये चलते चलते आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और ये बताने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर और किसका इंतजार हो रहा है। तो कुल मिलाकर अभी काफिला यहाँ से गुजरा है और भीड़ जो है लगी है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। आइए बनारस के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। इंतजार कर रहे हैं पूरा कलर भगवा पहन के। ड्राइवर, मैं राहुल कुमार सिंह हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मैं अपने सांसद मोदी जी को नामांकन करने आया हूँ, उनके रात में हूँ। क्या देखना है? मैं मोदी जी का नामांकन करने वाला हूँ साथ। अच्छा जी, और मैं यहाँ का ही वासी हूँ और मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। और बताइए। कुछ नहीं बताएंगे। आप लोग देख पाए किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? देख पाए कुछ? मोदी जी को देख रहे हैं, वो आ रहे हैं पर्चा दाखिला करने के लिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के नायक मोदी जी पूरे विश्व को दिखा रहे हैं संदेश भारत को। थैंक यू। मोदी जी पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। काशी से लेके पूरे क्षेत्र का विकास कर रहे हैं मोदी जी। हर क्षेत्र का सबका साथ सबका विकास देख रहे हैं मोदी जी। अब की बार 400 के पार करें। मोदी जी देश के महान नायक हैं। ठीक है, नायक हैं। आ रहे हैं हम। थोड़ा सा इधर भी आ जाएं, थोड़ा सा दिखा दें। इधर देखो, देख पाए कि नहीं? देख पाए कि नहीं? हाँ बस आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। देख पाए कि नहीं देख पाए मोदी जी? अभी आए हैं, नहीं आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आए हैं। अभी योगी जी गुजरे हैं जी। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, योगी जी गुजरे हैं, प्रधानमंत्री जी का काफिला आ रहा है। इधर आइए भाई, इधर आइए। देखिए इनकी निष्ठा देखिए, इनका समर्पण देखिए। जब आते हैं। इस बार क्या 440 लिख लिए हैं क्या? बीजेपी 400 क्लेम कर रही है, 440 क्लेम कर रहे हैं। 440 वोल्ट है। 440 वोल्ट हैं ये। तो कुल मिलाकर यहाँ काफिला देखिए, ये सभी लोग हैं। आदर्श जुड़े हैं क्या मेरे साथ? आदर्श अगर जुड़े हैं, ये देखिए, ये काफिला देखिए। अब ये काफिला यहाँ से जब गाड़ी निकली है प्रधानमंत्री मोदी की, ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए कैसे उत्साहित होकर लोग जो है अभिवादन कर रहे हैं। और ये जो इमोशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का जो प्रेम है वो दिखता है, वो समझ में आता है। वो ये समझ में आता है कि आखिर किस तरह से एक झलक उनको देख लेना चाहते हैं। तो पिछले दो दिनों में जो हुआ उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए और आने के साथ साथ वो यहाँ पहले उन्होंने रोड शो किया। रोड शो करने के बाद आज सुबह गंगा पूजन किया और अब जो आखिरी काम उनका बचा है वो नामांकन का बचा है। और ये कचहरी जो इलाका है, यहाँ देखिए कैसे बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात कर लेता हूँ। चलिए आइए। देखे मोदी जी को? हाँ भैया, देख लिए? हाँ देख लिए। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं देखने? ये बनारस से आए कहीं से नहीं है, बनारस के हो गए हैं। और बनारस नहीं, हर भारतीय के दिल के हो गए हैं। कौन? मोदी जी। अच्छा, मतलब कहीं के अब नहीं रह गए हैं वो? कहीं के बनारस के हो गए हैं और पूरे भारत विश्व के दिल में छा गए हैं। कहीं के ऐसे कैसे आप कह रहे हैं कि कहीं के नहीं रह गए हैं?
हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप काहे गुस्सा रहे हैं? अरे हम ये कह रहे हैं आप कहाँ के हैं? देख तो बनारस के हैं। बनारस के हैं, देखे मोदी जी को? मोदी जी को देखे हैं, मिले हैं मोदी जी से। अच्छा, मिले भी? जी जी मिले हैं। कब मिले? मैं एयरपोर्ट पे जब आए थे पिछले बार मोदी जी, तो मैं वहाँ गया था स्वागत करने के लिए, मिला था। अच्छा, वो जो कतार में बीजेपी कार्यकर्ता? जी जी जी। बताइए, हम अभी जब मोदी जी गुजरे तो देखा आपने? हाँ देखे, हम लोग दो बार सामने सामना भेंट हुआ है। 22 में मिले थे 7 जुलाई को, और जब यहाँ अमूल वाले का 23 तारीख को यहाँ मिले थे एयरपोर्ट पर। मैं जिले का। चलिए, नामांकन दाखिल करने के लिए इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कलेक्टोरेट के अंदर, और कलेक्टोरेट के अंदर पहुंच गए हैं। उनके सभी प्रस्तावक साथ हैं। इसके साथ साथ अंदर की तस्वीर आप प्रधानमंत्री मोदी अंदर जा रहे हैं, ये सब जानकारी हम आपको लगातार स्क्रीन पे दे रहे हैं। और मेरे साथ सूर्यांश हैं, सूर्यांश मेरे सहयोगी हैं। सूर्यांश, जरा बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ कौन कौन है? आदर्श आप भी सुबह से कवर करना है, ये सभी सहयोगी जो बनारस को लगातार दिखा रहे हैं, बनारस को विस्तार से बता रहे हैं। सूर्यांश, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ कौन कौन यहां पहुंचा है अभी? और मैं आपसे ये पूछूंगा कि कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जो पहुंचे हैं, प्रस्तावकों का नाम बताइए आप, और पूरी डिटेल बताइए कि अब प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे तो कौन सी प्रक्रिया होना है। पीएम अभी दर्शन करके वहां पर चले गए, अभी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा 4 प्रस्तावकों के नाम यहां पे प्रस्तावित किए गए। सबसे पहले बैजनाथ पटेल, जो पटेल समुदाय से आते हैं, या जंग संघ के समय से यहाँ से जुड़े हुए हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं। वो जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वो है रोहनिया सेवापुरी, जहां 2 लाख से ज्यादा पटेल वोटर्स हैं, और वहां के वर्तमान विधायक भी पटेल हैं, नीलरतन पटेल। तो पटेल समुदाय को साधने के लिए उनको आप प्रस्तावकों का नाम सुनिए, वो किस जाति से हैं ये सुनिए, राजनीतिक समीकरण को कैसे साधा जा रहा है इन नामों के सहारे, ये सब कुछ सुनिए। सूर्यांश, विस्तार से बताइए, और तस्वीर चलाते रहिए, दिखाते रहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां नामांकन के लिए पहुंच गए हैं, तो उससे जुड़ी डिटेल आप हमसे सुन लीजिए, और तस्वीर में फुल स्क्रीन देखते जाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का नामांकन है और देश के प्रधानमंत्री बनारस के सांसद अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्टोरेट बनारस पहुंचे हैं। बताइए, कंटिन्यू कीजिए। उसके अलावा जो बैजनाथ पटेल है, माना जा रहा था कि थोड़े नाराज चल रहे थे, तो इस कवायद में भी उनको साधा गया है कि आप आइए, जुड़े रहिए, आपकी हमें जरूरत है, इसलिए उन्हें प्रस्तावक बनाया गया। दूसरे हैं गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, जिन्होंने राम मंदिर का मुहूर्त निकाला था। ये जो वो ज्योतिषी हैं जिन्होंने राम मंदिर की तिथि निकाली, मुहूर्त निकाली, और पूरा विस्तार से अंत तक जुड़े रहे उसमें, तो एक तरीके से उनको आभार देने के तौर पर पीएम ने उनको प्रस्तावक बनाया। तीसरे हैं संजय सोनकर। यहाँ पे सोनकर समुदाय का भी काफी प्रभाव है, काफी संख्या में है, तो सोनकर समुदाय को भी अपने पक्ष में लेने के लिए संजय सोनकर को प्रस्तावक बनाया गया है। चौथे हैं लालचंद कुशवाहा। यानी जो देखिए आप 3 प्रस्तावक हैं, वो आ रहे हैं ओबीसी समुदाय से, तो ओबीसी वोट बैंक को बनारस में साधने के लिए इन लोगों को रखा गया है। इसके साथ ही जो पुराने कार्यकर्ता हैं, ये सभी बता दूं आपको, द्रविड़ जी को छोड़ के सभी यहाँ के पुराने कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, तो पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो दिया गया, और ये लोग बहुत हाई प्रोफाइल नहीं है, जमीनी स्तर पर मजबूत हो। तो जमीनी स्तर पर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबुल फैज खान है, मऊ जनपद में माहपुर गाँव का रहने वाला हूँ। मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री हुए, पूरे भारत में रोशनी आ गई, विकास तेजी से हो रहा है। मोदी जी जब से बनारस के संसद बने हुए हैं, तब से जो है बनारस चमक गया है। केवल अभी नाम पूछा है, सवाल नहीं। हाँ बताइए। मोदी जी का आज नामांकन है बनारस में। मोदी जी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मोदी जी बनारस से तीसरी बार संसद बनेंगे। अब मोदी जी 2024 में भारत के दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। अब की बार 400 पार हो गया। अब की बार 400 पार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो आप पीएम की हर सभा में रहते हैं? जी, हम 2013 से लगातार चलते रहते हैं। अब मोदी जी की रैली जहाँ जहाँ रहती है, हम वहाँ वहाँ प्रयास करके जाते रहते हैं। चलिए ठीक है। मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी बनारस के बार बार संसद। मोदी जी से इतना प्रेम क्यों है आपको? मोदी जी जनता का विकास कर रहे हैं, मुसलमानों का विकास कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी के हम साथ हैं। बनारस के सारे मुसलमान भाई मोदी जी के साथ है। 1 जून को कमल के बटन दबाएंगे। बनारस से ऐतिहासिक जीत होगी मोदी जी की, पूरे भारत में ऐतिहासिक जीत होगी। क्या काम किया है, क्या काम किया है उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए? मुसलमानों को सम्मान देते हैं मोदी जी। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं, गांव गांव में पानी की टंकी लग गई है, नल से जल मिल रहा है घर घर। ये मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है गरीबों के लिए। ये मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी किसान सम्मान निधि 6000 दे रहे हैं साल की गरीबों के लिए। ये मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी निःशुल्क 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं गरीबों के इलाज के लिए। ये मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी डिजिटल से, मोबाइल से पैसा कहीं भी जा करके आप निकाल सकते हैं।
ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी से सारी जनता खुश है। लफाजी नहीं कर रहे हैं, इनके पास पूरा डेटा है, पूरा आंकड़ा है। आदर्श जरा इधर है। हाँ, आप कहाँ से आए हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? बहुत उत्साहित हैं। मेरा नाम हाँ, नाम तो यहाँ बच्चा बताता है अपना। बनारस की एक खास बात है, मैं गाजीपुर से है। मोदी जी ने कहा है कि इस बार 400 पार, पर मैं बोलता हूँ मोदी जी के इस सुनामी से कि ये 400 पार नहीं, ये 450 पार होने वाली है। ये भीड़ देख के गाजीपुर के हैं इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट है। जी 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 ठीक है, ये समस्या आपकी नहीं है। खैर, आदर्श ही बताइए कौन कौन आया है, कौन कौन नेता हैं? क्योंकि मैं जो नाम देख रहा था, मैं जो देख रहा था विजुअल में, उसमें एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा मुझे दिखाई दे रहे थे चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश, वो दिखाई दे रहे थे। और इसके अलावा संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, हरदीप पुरी। मुख्यमंत्री कौन कौन आया है, जो आपके पास पुख्ता सूचना हो, उसके आधार पर एक बार दर्शकों को अपडेट दीजिए। और अंदर की जो तस्वीर चल रही है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन नेता कौन कौन आया है उससे आप अपडेट कर दीजिए। आदर्श। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो हैं ही, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और माना जा रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, और इसके साथ 12 ऐसे राज्य जहां पर एनडीए की सरकार या फिर एनडीए के साथ साथ बीजेपी की सरकार है, वह उस राज्यों के मुख्यमंत्री। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए के घटक दल जिनकी हम बात कर रहे हैं, चाहे हम अनुप्रिया पटेल की बात करें, चाहे हम संजय निषाद की बात करें, ओबी राजभर की बात करें, या फिर ऐसे वो नेता जो एनडीए के साथ कहीं न कहीं सीट शेयर कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर। चलिए ठीक है, ये आए हैं और साफा बांधे हैं, बनारसी अंदाज में लग रहे हैं, बहुत जोश में हैं। देखे मोदी जी को? एकदम देखे, एकदम देख लिए, पूरा 10 साल से देख रहे हैं उनको, 10 साल से देख रहे हैं। आज देखे कि नहीं? पहली बार मैंने मोदी जी को 2007 में माननीय श्याम दारा चौधरी का जो प्रचार करने आए थे दक्षिणी में, तब मैं पहली बार देखा था। और 14 से लेकर आज तक लगातार देख रहे, हर दूसरे तीसरे महीने मोदी जी आते हैं हमारे काशी में। मैं अपने कांग्रेस, एक बात मैं बस कहना चाहता हूं भाई साहब। कांग्रेस में थे क्या पहले? भाजपा में पहले? नहीं, कभी नहीं रहा, पैदा ही भाजपा में हुआ। मैं अपने पैदा ही भाजपा में हुए हैं। ये इधर देखिए, कैमरा उधर है यार। बनारस के लोगों से बात करने में बहुत आनंद। हमने कहा कि कब से हैं, तो कह रहे हैं पैदा ही भाजपा में हुए। मतलब आपके पिताजी भाजपा ही थे? हाँ, हम लोग। इसका आशा है आप इस तरह से समझे। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह। दिनेश जी, पूरी बात कहिए। हमारा बस एक चीज कहना चाहता हूँ, जन्म आपका लेकिन भाजपा में हुआ है? काशी में हुआ है, भाजपा में? काशी में हुआ है, संघ वाले हम लोग। अच्छा ठीक, बताइए। बस मैं अपने कांग्रेस के प्रत्याशी से कहना चाहता हूँ, मेरा बूथ है 300 से 305 नंबर तक, वहां पे वो हर बूथ पे 10-10 और भी पा जाएंगे, तो जो कहेंगे हम लोग हार जाएंगे हर बूथ पे। अजय राय को चैलेंज विस्तार न्यूज के माध्यम। हाँ, चैलेंज, लिखित चैलेंज। जितना वोट पड़ेगा 99% माननीय मोदी जी विकास कार्य पे। क्या नहीं दिया मोदी जी ने काशी को? क्या नहीं दिया उन्होंने? बनारस की जनता, बनारस आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। दूसरी तरफ आप स्क्रीन में, टेलीविजन स्क्रीन में देख रहे हैं कि मोदी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। हाँ बताइए। बनारस की जनता का प्रेम देखकर देश कल देख चुका है कि मोदी जी इस बार बनारस से 10 लाख पार वोटों से जीतेंगे। और मोदी जी से हम बनारस वासियों का जो ये निवेदन है कि इस बार पीओके हम लोग को जरूर दिलवाएं, क्योंकि जो है पीओके ही, मोदी जी पीओके हम लोग को दिलवा सकते हैं। और मोदी जी से निवेदन है कि इस बार हम लोग को पीओके जरूर दिलवाएं, क्योंकि हमारा देश का ये अभिन्न अंग है और पीओके हम लोग को इस बार जरूर लेना। बनारस में आपको बिजली उजली, सड़क उड़क, पानी वानी सब कुछ मिल गया है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सब मिल गया, सब चौचक है, सब टनाटन। अरे आओ यार, है सब चौचक है, एकदम चौचक। अब पाकिस्तान पीओके से नीचे बात नहीं होगी। पहले 18 घंटे बिजली रहती थी, आज 24 घंटे बिजली रह रही है। आ रहे हैं यार ठाकुर साहब, आ गए। का था, आज मक्खन की तरह सड़क हो गया है, भराटे से गाड़ियां चल रही हैं। पीओके नहीं चल पाती, पीओके की बात। बनारस की समस्या खत्म। समस्या देखिए, माननीय मोदी जी ने काशी के पीओके, अब की बार पीओके, पीओके, अब की बार पीओके, अब की बार पीओके, बस और कुछ है पीओके। चाहता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों। अब बताइए, और विश्व गुरु रह चुके हैं, सारे देश इनका सम्मान करता है। मोदी जी है जो मोदी जी है तो मोदी जी है जो पीओके दिलवा सकते हैं हमारे देश को, और किसी में दम नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर। हाँ, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, ये आप बिल्कुल आप ये जान ले कि पीओके हमें इस बार लेना है। वो पाक अधिकृत कश्मीर अब पाकिस्तान के पास नहीं रह सकता, वो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। इसको जय श्री राम। बहुत गुस्सा गए हैं बनारस के लोग।
बनारस के लोग अब बहुत गुस्से में हैं और सीधे पाकिस्तान को चुनौती दे रहे हैं। सीधे पाकिस्तान को चुनौती दे रहे हैं और इस बार पीओके लेके रहेंगे। अमित शाह जी कह चुके हैं ये लोकसभा में, और इस बार मोदी जी भी जो है पीओके इस बार हम लोग को जरूर दिलवाएंगे, ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है। अब पीओके इस बार लेके रहेंगे। लाओ ठाकुर साहब, माननीय प्रधान जी बोला कि इस बार जब 4 सीटें हम पा जाएंगे बड़े बड़े निर्णय लेंगे। आज के डेट में पाकिस्तान और कश्मीर में क्या हिंसा चल रही है, वो खुद चाहते हैं कि हम भारत में मिल जाएं। पीओके की जनता को जिसके पास हमको बनारस का बात बताइए, बनारस में बताइए सब कुछ हो गया है, मामला कुछ जरूरत नहीं और हो रहा है क्या नहीं भाई साहब। बनारस में जो बनारस से हट करके जो सड़कें जो बनी है, जहाँ पर कि खाने तक के लाले पड़ रहे थे, आज जो रिंग रोड निकले हैं उसके लगे जितने भी गांव हैं अब शहर में डेवलप हो गए हैं। उनके पास पैसे नहीं थे, आज उनके पास इतने पैसे हैं कि अपना रोजगार स्वतः उन क्षेत्रों में कर रहे हैं। आप भी कई बार आए हैं, देखें जो रिंग रोड बने। कई बार आए हैं, आपको कैसे पता है? आप कई बार जब भी यहाँ चुनाव होता है तो आप लोगों के यहाँ आना जाना रहता है, ये मीडिया परमानेंट आपको न्यूज चैनल में देखते हैं। देखें कि जो हम लोग हाँ विस्तार न्यूज फॉलो कर, हाँ विस्तार नहीं, पहले आप एबीपी न्यूज में थे। पहले हम एबीपी न्यूज में थे ना। देखिए भाई साहब, इसीलिए हमको पहचान गए, तभी हम आपके पास आए हैं। और जितना काशी में मोदी जी ने कर दिया, यही था मधुआ स्टेशन। क्या था, लोग जाते नहीं थे, आज 9 प्लेटफॉर्म काशी स्टेशन देखने लग नहीं था। खा चुके हैं हम विस्तार से। बनारस का एयरपोर्ट जैसा चौचक बना दिया है। हाँ राजा, इनको सुन ले थोड़ा। आ रहे हैं आप, ये ऐसा लीजिए, उसके बाद आ रहे हैं जोशिया के ही बात करना है। बनारस में इसी तरह, अरे रुक जाइए, रोपवे आ रहे हैं, बहुत बना दिया है मोदी ने। क्या क्या गिनवाए, इनसे पहले पूछ लें। हाँ बताइए। जो रिंग रोड चारों तरफ बने, उससे कम से कम 84-85 गांव जुड़े हुए हैं और 4 जिले जुड़े हुए हैं। इन चारों जिलों का विकास एक साथ मोदी जी ने अपने बनारस के जो संसदीय क्षेत्र से किया। जो रिंग रोड इधर भी जो है, चंदौली देखिए, उधर जौनपुर देखिए, इधर इलाहाबाद, चारों। आप बोलिए। गंजारी में स्टेडियम मोदी जी ने बनवा दिया, जो बताने नेता ने। ये जैसे पहाड़ा टेबल नहीं होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हमारा मैथ थोड़ा कमजोर है, तो आप लोग को कुछ बताने की थोड़ी जरूरत है। आप लोग रटे हुए हैं। परियोजना के तहत भारत माला भाई साहब रुका हाल्ट मारा। भारत माला परियोजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने चंदौली से कलकत्ता के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं। उसका भी शिलान्यास चुनाव बाद होने वाला है। तो कुल मिलाकर टाइम जो हो रहा है, कितना टाइम हो गया? 11:54। तो अब हमको ब्रेक भी लेना होगा। और जो सब कुछ है मोदी के नामांकन की एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। 1 मिनट में 15-15 सेकंड अपना बता दीजिए कि कितने से मोदी जीत रहे हैं, फिर उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। कितने लाख से जीत रहे हैं मोदी? 10 लाख पार मोदी जी की जीत है इस बार। बताइए। 10 लाख पार की बार 10 लाख पार 10 लाख पार से जीत रहे हैं। हमारे बनारस में 20 लाख वोट मतदाता है, आज 20 लाख मतदाता है। गणित बताना चाहते हैं आप? आइए अब हमको पुराना परिचय, थोड़ा तो फेवर हम करेंगे। पूरा जल्दी से बता दीजिए, 1 मिनट में खत्म करिए, टाइम हो गया है ओवर। 19,62,000 मतदाता आज के डेट में लोकसभा सदस्य में है। पिछली बार 1,95,000 सालनी जी पाई थी, 1,25,000 पाए थे। ठीक, इस बार पिछली बार मोदी जी 4,70,000 चुनाव जीते, 4,80,000 से। इस बार माननीय प्रधानमंत्री 10 लाख चुनाव जीतेंगे। इस बार राय साहब का जमानत जब्त है, उत्तर प्रदेश या बनारस से राय साहब का जमानत जब्त है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मेरे माध्यम से आओ इधर बोलो। हाँ बताओ। चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, राय साहब का इस बार जमानत जब्त है। ये उनकी दूसरी तीसरी बार है, कुछ कर नहीं पाए। नहीं रहे हैं वो, चौथी बार भी तैयार नहीं मानने वाले ना, लेकिन इस बार जमानत जब्त है उनका। लिखा है हमार काशी हमारा, और उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट। चलिए भाई, उत्तर प्रदेश चलिए नामांकन नामांकन भर रहे हैं अभी प्रधानमंत्री मोदी। देखिए नामांकन, और सब कुछ हम विस्तार से आपको दिखाएंगे। एक एक तस्वीर, जैसा कि वादा किया था कि बनारस विस्तार से दिखाएंगे। अरे ठाकुर साहब, अब परिचय का हम इससे ज्यादा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं देंगे। आप चुप्पे नहीं हो रहे हैं यार, भाषण माना कि बनारस है। तो चलिए फिलहाल अभी रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, और जब लौट कर आएंगे तो बनारस से अगर कोई तस्वीर होगी, कोई छूटेगी नहीं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी मेरे सहयोगी और मुझे सभी लोगों को इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय जय श्री राम। जय जय।